we will start with SQL. SQL is structured query language. Okay. In structured query language, we have different types of queries. So one is DDL, that is data definition language. We have DML, that is data manipulation language, data control language, DTL, data transaction language. Okay, so in DDL, the queries which generally affect the structure of your database. Structure means अगर वो टेबल की डेफिनेशन को, जिसमें नेम ऑफ कॉलम्स हैं, नेम ऑफ टेबल है, या फिर एडिशन ऑफ कॉलम है, डिलीशन ऑफ कॉलम है, टाइप ऑफ कॉलम है, इन सब से रिलेटेड है. एक्चुअली डेटा को डिफाइन नहीं कर रहा है, वो डेटा को एक्चुअली मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, वो डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, बट डेटा की डेफिनेशन को चेंज कर दे रहा है. डेफिनेशन मतलब जैसे ये हमारी एक टेबल है, लेट्स से इस टेबल को हमने बोला स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने लिखा रोल नंबर, नेम, और लेट्स से एज, और लेट्स से ब्रांच कोड, ये हमने लिखा हुआ है. अब इस टेबल के अंदर लेट्स से ये ब्रांच कोड की जगह हमें ब्रांच आईडी लिखना था, तो ये चेंज क्या हुआ, वो डेटा चेंज नहीं हुआ है. डेटा यहाँ पे जो 1 2 3 लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ब्रांच कोड पहले जो थी उसको हमने ब्रांच आईडी कर दिया. या फिर हमें एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड करना है, जिसको हमने नाम देना है लेट्स से सिटी, कि ये कौन सी सिटी से है पर्सन, ये नया कॉलम ऐड हुआ. या हमें एज वाला कॉलम नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट की, और हम उससे ड्राइव कर सकते हैं एज को, तो हमें इसको डिलीट करना है. या इस नेम को ही चेंज करना है, जो स्टूडेंट का टेबल का स्टूडेंट नेम है. या फिर ये रोल नंबर हमने पहले इंटीजर रखा हुआ था, इसको चेंज करके वॉर कैर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज रोल नंबर कैन हैव कैरेक्टर्स ऑल्सो लाइक GE101. ओके, सो ये सारी चीज़ें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आती हैं. तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, लेट्स से क्रिएट कमांड, जो टेबल को क्रिएट करेगा, या ऑल्टर कमांड, जो हमारी टेबल के अंदर एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन कर सकता है. ठीक है. या फिर डिलीट, नॉट डिलीट, ड्रॉप. ओके, ड्रॉप. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप. आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. So these type of commands will come under data definition language. In data manipulation language, we have the commands which manipulate with the data, that changes the data. So यहाँ पे let's say branch code 1 की जगह C1 आना था, या फिर यहाँ पे सिटी हमने DDN लिख दिया था, इसको हटा के हमें देहरादून लिखना था. तो ये क्या है, ये हमारे डेटा के साथ में चेंजेस हो रहे हैं. That is data manipulation language. Okay, so we have let's say update, we have insert. Okay, or in fact if we try to retrieve the data also, that is also data manipulation language. So select, so these all comes under data manipulation language. In DCL we try to control the data, that is some data which is not allowed in particular column. ठीक है. जैसे लेट्स से हमने किसी को कर दिया नॉट नल, तो वहाँ पे नल वैल्यूज़ नहीं आ सकती हैं. या लेट्स से हमने किसी कॉलम के अंदर बोला कि यहाँ पे केवल वैल्यूज़ आ सकती है 18 से लेके 24 के बीच में, तो वो क्या है, डेटा को कंट्रोल करना. ठीक है. और डेटा ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रांजैक्शन रिलेटेड queries will be written, and here commit, revoke, and all these things will come in transaction language. So these are the main types of languages comes under SQL. Now we will see one by one. So create, used to create a table, and how to create a table. So create
table, let's say student, and then I have to write the column 1 and its data type, okay, then column 2 data type, column 3 data type, and I can have n number of columns. I can have n number of columns separated by comma, like create table student and let's say roll number, and roll number, like let's say I want to have it as a number is a data type and it has to be primary key, so I have made a constraint primary key here, and let's say name has to be varchar and that is of size 20 and so on. So this is how we can create table. Understand this, table creation is a one-time task. Before creating table, what we do is we must have created our ER मॉडल. ER डायग्राम हमने बना लिया होगा, और ER मॉडल में जो भी हमें काम करना था, जो भी हमें मैनिपुलेशन करनी थी या ऑप्टिमाइजेशन करनी थी, वो हम वहाँ पे कर चुके हैं. जब हम ये कमांड्स लिखते हैं तो हम अपने डेटाबेस को फिजिकल लेवल पे बना रहे हैं, तो इसीलिए जब हम टेबल को क्रिएट करेंगे तो दैट इज़ वन टाइम टास्क. ऐसा नहीं है कि एक बार टेबल क्रिएट हो गई फिर उसको डिलीट करेंगे और फिर दोबारा बनाएंगे. तो जनरली जो DML है, DDL है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, वो सारी की सारी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो सारी की सारी बहुत कम यूज़ होती हैं, एक बार वन टाइम टास्क होता है. और DML जो होता है वो ज़्यादातर यूज़ होती है क्योंकि डेटा इंसर्शन, डिलीशन, अपडेट वो बार बार रीअकरिंग टास्क है, वो बार बार होता रहता है. तो टेबल क्रिएट करने के बाद व्हाट वी डू इज, लेट्स से वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप. सो हम डेटा टाइप्स देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास. वी हैव न्यूमेरिक डेटा कैटेगरी, वी हैव कैरेक्टर कैटेगरी, we have date category, and we have boolean category. In numeric category we have number, we have real, integer, decimal, and we have some more. In character category we have char, we have varchar, we have varchar 2, we have long, and we have raw. Okay, so the difference between character and varchar is this is fixed size, whereas this is variable size. मतलब लेट्स से आपने 20 साइज का कैरेक्टर बनाया, तो आप अगर 10 भी यूज़ करोगे तो आपका जो वेस्टेज है बाकी 10 रहेगा. लेकिन varchar में अगर आपने 20 साइज का एक डेटा टाइप बनाया और आप 10 यूज़ कर रहे हो तो वो 10 ही यूज़ करेगा, बट इट कैन बी स्ट्रेच टिल 20. आप उसको 20 तक भी यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे वेस्टेज नहीं होती है डेटा की. डेट के अंदर हमारे पास है डेट, टाइम, एंड देयर वन मोर विच इज़ मोस्टली यूज इज टाइम स्टैम्प. जो भी हमारे कंप्यूटर का टाइम होगा उसको हम टाइम स्टैम्प बोल देते हैं, जिसके अंदर डेट, टाइम एंड टाइम इवन इन आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स एंड माइक्रो सेकेंड्स, वो सब भी आता है. तो टाइम स्टैम्प इज़ ऑलवेज यूनिक. और बुलियन में सिर्फ 2 ही वैल्यू होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स. तो ये हमारे पास वैल्यूज़ रहेंगी. ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं जो हमारे SQL में अवेलेबल हैं. हमारे पास क्या क्या कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल हैं. कंस्ट्रेंट्स हमारे पास अवेलेबल है नॉट नल. नॉट नल मीन्स द वैल्यू कैन नॉट बी नल, यू मस्ट हैव टू पुट सम वैल्यूज. वी हैव यूनिक, दैट इज डुप्लीकेट इज नॉट अलाउड. वी हैव primary key, that is it is not null plus unique. not null के अंदर duplicates allowed हैं, unique के अंदर not और इसके अंदर null allowed हैं. लेकिन primary key is a combination of not null and
यूनिक, ना तो नल आ सकता है और ना ही डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं। देन वी हैव फॉरेन की। फॉरेन की के अंदर नल एंड डुप्लीकेट्स अलाउड, दोनों अलाउड हैं, बट वैल्यूज प्रेजेंट इन इट्स रेफरेंस्ड टेबल मस्ट बी इंसर्टेड। मतलब जो हमारी प्राइमरी की से रेफरेंस्ड है फॉरेन की में वही वैल्यूज आ सकती हैं जो प्राइमरी की वाले कॉलम में रही होंगी। अगर प्राइमरी की वाले कॉलम में वैल्यू नहीं है तो आप उसको फॉरेन की वाले कॉलम में नहीं डाल सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस फॉरेन की कॉन्सेप्ट। देन वी हैव वन मोर कंस्ट्रेंट कॉल्ड चेक। चेक इज यूज्ड, लेट्स से एज बिटवीन 18 एंड 24। तो आप क्या लिखोगे, कंस्ट्रेंट लगाओगे चेक, दैट इज एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड एज लेस देन इक्वल टू 24। सो ये वाला चेक क्या करेगा, अगर आप 18 से कम या 24 से ज़्यादा एज इंसर्ट करोगे तो वहाँ पे वो एरर देगा। ठीक है, तो ये हमारा चेक कंस्ट्रेंट होता है एंड दिस कैन बी इंसर्टेड ऑन एनी न्यूमेरिक वैल्यू, वो एज हो या फिर आईडी हो या फिर बिजनेस लॉजिक के अनुसार कुछ भी हो सकता है चेक करने का। ठीक है, अनदर कंस्ट्रेंट इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट इज इफ वैल्यू इज मिसिंग टेक डिफॉल्ट वैल्यू। लेट्स से आपने एक फॉर्म दिया कुछ लोगों को फिल करने के लिए और उसमें बहुत सारी चीज़ें तो नेसेसरी थी जो आपको फिल करनी पड़ेंगी, विदाउट विच फॉर्म कैन नॉट बी सबमिटेड। लेकिन कोई एक कॉलम था, लेट्स से कॉलम था एज का, तो आपने क्या किया, एज का कॉलम में आपने उनको ऑप्शन दिया कि यू कैन फिल इट और यू कैन नॉट फिल इट, दैट इज नॉट इट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर वो मिसिंग वैल्यू है तो अगर एनालिसिस करेंगे तो वो एनालिसिस में मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो कुछ प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से उसको सबमिट कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने क्या ले ली कि 20 इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैन बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मीन, मॉड, मीडियन और एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वी कैन डिसाइड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। And there is something called referential constraint that we will discuss afterwards. So this referential constraint, okay, referential constraints are actually and usually used when you have primary key and foreign keys. foreign key में कोई वैल्यू है, आप उसको रखते हो और प्राइमरी की वाली वैल्यू को डिलीट करना चाहते हो, तो क्या होगा, क्योंकि प्राइमरी की वाली वैल्यू अगर डिलीट हो जाएगी तो फॉरेन की में नहीं रह सकती। देन वी कैन यूज रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स दैट वी विल सी इन सम टाइम। ओके, सो दीज आर द ऑल कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल। देन let's say we have insert into. Insert into is another used to insert data in tables. और कैसे यूज करेंगे, insert into let's say student, and in student we have let's say these many columns, roll number, name, and let's say I have taken age also. So 3 columns are there and मैंने यहाँ पे लिखा let's say roll number is 101, name is let's say आशीष and age is let's say 30. तो मैं इस तरह से डेटा को इंसर्ट कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से माई नेम इज नॉट लेट्स से नॉट नेम बट एज इज नॉट नेसेसरी. लेट्स से दिस कैन बी नल. तो मैं यहाँ पे अगर इसको नहीं लिखना चाहूँ तो ये एरर दे देगा बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3 एंड वेयर एज वैल्यूज आर 2. तो उसके लिए हमें एक और फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा दैट इज इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और फिर यहाँ पे कॉलम नेम्स दैट इज रोल नंबर कॉमा नेम और उसके बाद लिखो यहाँ पे वैल्यूज और वैल्यूज के अंदर 101 एंड आशीष.
Now this value will match to this and this value will map to this. So it can have less values than the number of columns in our actual table. For that we have to mention the column names. Here we have not mentioned the column names. In the first query we have not mentioned the column names. In the second query we have mentioned the column names, and if we are mentioning the column names then we can use the less number of columns. If we are not mentioning the column names then we have to use the all column data. Okay, that is the problem. Then we have delete. In delete what we do is delete one or more rows inside the table. If we want to delete one or more rows then we use delete. So what we do is, let's say delete from student, that is table name, and if I write this only, then what it will do is delete all rows. It will delete all rows. But let's say if I wanted to delete only few rows based on some condition, then what I will write is delete from student where, and that condition can be, let's say roll number is equal to 101. So that roll number row only deleted and nothing else. So that's why we have to use this delete command very carefully, because once the data is deleted we may not be able to recover it. Okay, so where clause help us to delete only few rows, not the all rows. And there is something called drop. So there is drop. Delete is DML, drop is DDL. Okay, this is DDL. What is the difference? Drop deletes the table itself. It deletes the table itself. Here only the rows are deleted. In the delete command we are only deleting the rows, whereas in drop we are deleting the table itself. In delete rows are deleted and table still exists, whereas after drop the table itself is not exist. Okay, so if table is not exist, what about the data? Obviously if we don't have the structure of the table, data will also be deleted. So what is the syntax? Drop table is student, and there is no where clause required because it will delete the whole table. It will delete the table student along with whole data. Obviously the data will also be deleted. There will not be any data anymore after deletion of table itself. That's why since you are deleting the table structure, it says data definition, and in the previous one delete you are only deleting the rows. That's why it was DML. Okay, so this is drop. After this we have update command. Update used to update one or more rows. So since we are updating the data, this is DML. This is DML. Okay, how to update? Let's say update student, and let's say I want to change the branch code. So set branch code is equal to 1 where roll number is equal to, let's say 1 2 3. So if I don't write this where condition, it will change the branch code in all the rows. That's why we have to mention the where clause also. Now after mentioning the where clause, wherever I have 1 2 3 roll number, there only the branch code is changed to 1. So it will replace whatever is written previously. This is update, and we can update any column name by using the keyword called set. So this is update. And we were talking about referential constraint, so let's see that also. In referential constraint we have two things, that is on delete and another one is on update.
So what I mean is, let's say I have a table, let's say this is roll number and name, this table is student, and there is one more table, let's say this another table is branch, let's say project table, here is roll number, let's say project ID, let's say here we have project ID, and let's say roll number. So now this is primary key and here this is foreign key. So one thing is 1 2 3 4 5, let's say, so I can have only the values among these five values in my foreign key. I cannot have 6 as the value inside the roll number of project table because it is not available in student table, and duplication or null is allowed. So if I wrote P1, P2, P3 and roll number 1, roll number 2, roll number 1, this is okay. Now if at all there is some business need that I want to delete this roll number 1 from the student table, just now I have told you कि अगर ये वाली रोल नंबर यहाँ पे नहीं होगा तो आप इस वाली टेबल में नहीं लिख सकते हो. सो अगर मैं इस वाले रोल नंबर को यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो इस वाले रोल नंबर और इस वाले रोल नंबर का क्या होगा. ओके, अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो क्या होगा, या फिर इस रोल नंबर 1 को मैं 1 लिख दूं, मैंने इस रोल नंबर को अपडेट कर दिया, ये चेंज हो गया, तो इस 1 का क्या होगा, बिकॉज 1 इज नो लॉन्गर अवेलेबल इन स्टूडेंट टेबल. तो हमें क्या करना है, इन रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स को देखना है कि ऑन डिलीट क्या होता है और ऑन अपडेट क्या होता है. तो दोनों की चीज़ों के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, सेट नल, दूसरा है सेट डिफॉल्ट, और तीसरा है सेट कैस्केड. व्हाट इज दिस? सेट नल मतलब अगर मैंने यहां से इसको डिलीट किया 1 को, तो मैं इस 1 को यहाँ पे नल और इस 1 को यहाँ पे नल कर दूंगा. अगर मैंने इस 1 को यहाँ पे अपडेट किया 11 से, तो मैं इस 1 को यहाँ पे 11 और इस 1 को यहाँ पे 11 कर दूंगा. दैट इज सेट नल और सेट कैस्केड. दिस इज सेट कैस्केड. सेट नल में हमने नल कर दिया और सेट कैस्केड में हमने अगर यहाँ पे इसको अपडेट किया 11 से, तो हमने यहाँ पे भी इसको 11 से अपडेट कर दिया. जो यहाँ पे कर रहे हैं वही यहाँ पे कर दिया दूसरी वाली टेबल में. दैट इज सेट नल एंड सेट कैस्केड. अगर हमने इसको यहाँ पे डिलीट किया तो सेट कैस्केड क्या करेगा, वो यहाँ से भी इसको डिलीट कर देगा. सेट कैस्केड का मतलब है जो प्राइमरी की वाले कॉलम में कर रहे हो वही आप फॉरेन की वाले कॉलम में कर दो. अगर आपने वहाँ पे डिलीट किया है तो यहाँ पे भी डिलीट कर दो, अगर वहाँ पे अपडेट किया है तो यहाँ पे भी अपडेट कर दो. सेट नल का मतलब है कि अगर आपके पास यहाँ पे 1 था और आपने इसको 11 किया है तो यहाँ पे नल कर दो, क्योंकि आप डिलीट कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो दैट डजंट मैटर, बट व्हाट यू आर डूइंग इज सेट नल ऑलवेज इन द फॉरेन की. और ऐसे ही सेट डिफॉल्ट क्या करेगा, if you are deleting this, let's say here 1 was written and you have deleted this, so instead of deletion or updation you have set it to some default value. Let's say default value was 1 2 3 and 1 2 3, तो आपने default value से set कर दिया. और अगर आपने डिलीट किया तो भी डिफॉल्ट वैल्यू से सेट कर दिया. तो दिस इज ऑन डिलीट, ऑन अपडेट, set null, set default and set cascade, and that is referential constraint. इसके लिए हम करेंगे क्या, जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं हमें तभी ये set null या set default या set cascade को बताना पड़ेगा at the time of creation of table. तो जब हम टेबल को क्रिएट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, देखो हमने लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट और उसके बाद में हम कॉलम नेम्स लिख रहे हैं. लेट्स से हमने लिखा रोल नंबर, और रोल नंबर क्या है हमारा, लेट्स से इंटीजर,
और उसके बाद ये क्या है, प्राइमरी की, और ये सारा ऐसे ही चलता रहा। और उसके बाद जब हम इसको लेट से डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिलीट करते हुए क्रिएट, पहले सबसे पहले दूसरी वाली टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल और प्रोजेक्ट, उसके अंदर हमारे पास क्या था, प्रोजेक्ट इंटीजर लेट से, और ये भी प्राइमरी की है, और दूसरा था हमारे पास रोल नंबर। तो रोल नंबर, इसको अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि इस रोल नंबर को मैं यहाँ पे क्रिएशन के समय में कैसे लिख रहा हूँ। रोल नंबर लेट से इंटीजर एंड इट इज रेफरेंसेस टू होम, स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर को ये रेफरेंस्ड है। इस रोल नंबर को इंटीजर टाइप रखा और फॉरेन की बनाया जो रेफरेंस कर रहा है स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर को। और अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑन डिलीट, अगर हम डिलीट करेंगे स्टूडेंट वाले रोल नंबर को तो ऑन डिलीट सेट नल, ऑन अपडेट लेट से ऑन अपडेट आई वांट टू डू इज सेट कैस्केड, और कुछ भी लिख सकते हो, सेट नल, सेट कास्केड और सेट डिफॉल्ट। तो ये चीजें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। व्हाट वी हैव रिटन इज ऑन डिलीट क्या करना है और ऑन अपडेट क्या करना है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेबल। अब अगर आप यहाँ पे इस चीज को डिलीट करोगे तो ये एरर नहीं देगा, अदरवाइज वो पहले एरर देता। तो ये हमारे रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट, ठीक है। रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट, जो डाउट है वो पूछ सकते हैं बीच बीच में, और अगर आपको डाउट नहीं आ रहे हैं और अभी थोड़ा कम समझ में आया तो ये वीडियो देख के दोबारा से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। अनदर वन इज ऑल्टर। ऑल्टर इज अगेन DDL कमांड। व्हाई? बिकॉज इट विल ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल। हमारे पास टेबल के अंदर कोई कॉलम को डिलीट करना है, कॉलम ऐड करना है, या किसी कॉलम की डेफिनेशन को चेंज करना है कि वो इंटीजर से वॉर कैर हो जाए, तो दैट वी कैन डू बाय यूजिंग ऑल्टर। और ऑल्टर के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, ऐड, डिलीट एंड मॉडिफाई। तो तीनों का एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे करेंगे। लेट से हमारे पास एक टेबल थी जिसको हमने बनाया क्रिएट टेबल स्टूडेंट। इस क्रिएट टेबल स्टूडेंट के अंदर एक रोल नंबर है जो कि नंबर टाइप है, एक हमारे पास लेट से नेम है जो कि वॉर कैर 30 है, लेट से एक एज है और एज है लेट से नंबर टाइप, और इसके ऊपर मैंने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया कि चेक एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ये हमारा एक कंस्ट्रेंट लगा दिया चेक। उसके बाद लेट से एक ब्रांच है और इस ब्रांच को हमने बोला वॉर कैर 20 एंड इट मस्ट बी लेट से नॉट नल। ये हमने कंस्ट्रेंट लगा दिए, ठीक है। ये हमारी टेबल बन गई। अब हमें याद आया कि टेबल तो बन गई, लेकिन टेबल बनाने के बाद अब इसको डिलीट करके अगर दोबारा टेबल बनाएंगे कुछ चेंजेस के साथ तो वो अच्छा तरीका नहीं है। लेट से हमें याद आया कि हमें रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना था, जो कि हम भूल गए at the time of creation of this table. So we can do it by using alter command. So alter table student, alter table student, add. We have to add a constraint. So add primary key to whom? roll number. इसका मतलब क्या हुआ? स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर कॉलम पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को ऐड कर दीजिए। Similarly, let's say we want to not have this not null. ये not null हमने गलती से लगा दिया अपने स्टूडेंट टेबल में कंस्ट्रेंट, तो हमें इसको हटाना है। तो what we can do is alter table student and we have to drop not null from which column? Branch. So from branch column we can drop the not null constraint. Similarly, let's say this age is greater than equal to 18 and there are some changes in the criteria और हमें इसको 18 की जगह 20 करना है।
तो हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई. सो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, मॉडिफाई चेक एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20. तो ये मॉडिफाई हो जाएगा. तो इस तरह से ऐड, ड्रॉप और मॉडिफाई कर सकते हैं हम कंस्ट्रेंट्स के ऊपर. दिस इज मैनिपुलेशन ऑन दी कंस्ट्रेंट्स. सिमिलरली लेट्स से वी वांट टू चेंज द डेटा टाइप. लेट्स से ये हमारे पास एक यहाँ पे कॉलम चाहिए था हमें. लेट्स से ब्रांच के अलावा प्रोग्राम नेम. ब्रांच तो कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह से हो सकती है. लेट्स से प्रोग्राम का मतलब है बीटेक है या बीसीए है या बीकॉम है, ये प्रोग्राम नेम है. ये कॉलम हम ऐड करना भूल गए थे, हमें ये कॉलम ऐड करना है अपनी टेबल में. तो व्हाट वी कैन डू इज ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्रोग्राम and what is the type of the this column. Let's say varchar 20. So this is how by using add you can add a new column also. Or let's say you want to change this name with the size 30 से ज़्यादा साइज चाहिए और आप इसको चेंज करना चाहते हो, तो what you will use is alter table student modify, because you are modifying the existing column. मॉडिफाई किसको करना है, नेम को. नेम varchar 30 की जगह 40 कर दिया, तो ये मॉडिफाई कर देगा. और इसी तरह से अगर हमें किसी कॉलम को डिलीट करना है तो वी कैन यूज ऑल्टर स्टूडेंट और लेट्स से ड्रॉप. और ब्रांच का कॉलम डिलीट करना है तो ब्रांच, तो हमें ब्रांच वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा हमारी टेबल से. So these are the alter commands which we use, and alter is actually changing the definition of our table. So that's why it is in DDL, data definition language. Okay, so this is about the DDL and few insert into or update or delete. Now these are the less used commands. Why these are less used? Because once the database is stabilized, then we are only inserting or selecting the data. At many times we will only select the data, that is retrieve the data. So for retrieving the data we use select. We use select to retrieve the data. Okay, and select is simple. Let's say I want to select the whole data from a table. So what I will use is select asterisk from table name. From table name I will select the whole data. Asterisk means all rows and columns, not all rows but all columns. All columns. Rows is dependent on whether we have any condition or not. If there is no condition, then all the rows will be selected, and if there is any condition, then based on that condition the rows will be selected. So asterisk means all columns or attributes. So in this case we have, let's say where condition. So where condition, in where condition we can have multiple conditions. So what all conditions we have? We have less than equal to, we have less than equal to, on, and we have or, and in this case also we can have less than equal to, greater than equal to, or only less than or only greater than. These are here also we can have these conditions. And not equal to is written as like this. This is not equal to. Not equal to. So this is how we write not equal to in SQL. Okay. Then we have not also. We have in. We have not in. Not can be written with any other condition. Then we have between space and space, that is range. Here we have a range. Okay,
So let's say I wanted to print a salary of an employee between 10,000 to 20,000. There are employees which are having salary less than 10,000 also and greater than 20,000 also. But I wanted to have only those employees who are having salary between 10,000 and 20,000. So I can write by using this constraint, that is this condition between we have is null. So null is a special value. This is a special value which is not equal to 0 and it is not equal to any other value. So in order to find out the rows which are having null values, we use is null. Then we can incorporate is not null also. So if we don't want the null values, we have like, okay, and we have not between. I can write here not also. So except 10,000 and 20,000, what all employees are available, that will come. Okay, so let's see them one by one. You already know these conditions. You know these conditions. Not is the condition which will reverse the query. In is like this. So let's say select asterisk from, let's say student roll number, or let's say where roll number equal to 1 to 3 or roll number equal to 1 to 4 or roll number equal to 1 to 5 or roll number equal to 1 to 6. Okay, so I want to select only these many students who are having roll number in out of all these 4. I want to select these 4 students only. So I can use either or multiple times, or instead of using or multiple times, what I can use is only one time. I can use in as a condition. So instead of using this, select asterisk from student where roll number in, and I can write here 1 to 3 comma 1 to 4 comma 1 to 5 comma 1 to 6. So this is how I can write this. So in the bracket I can have sub query also. Probably I don't want to write all these roll numbers manually. देखो ज़रूरी नहीं है कि ये रोल नंबर्स हम मैनुअली जैसे हार्ड कोडेड हमने यहाँ पे लिख दिया है ऐसे ही आए. हो सकता है ये रोल नंबर्स रन टाइम पे किसी और टेबल से आ रहे हों, तो हमें यहाँ पे और कंडीशन में कैसे लिखेंगे, वो नहीं लिख सकते हैं. इसीलिए इनके अंदर ब्रैकेट के अंदर हम सब क्वेरी लिख सकते हैं. लाइक व्हाट वी कैन डू इज सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर लेट्स से रोल नंबर इन, और अब इन में जो रोल नंबर आ रहे हैं वो किसी और टेबल से आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट टेबल में रोल नंबर थे. सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट्स वेयर लेट्स से प्रोजेक्ट आईडी इज नॉट नल. तो ये क्या करेगा, ये हमें उन सारे बच्चों की डिटेल्स दे देगा जिन्होंने एटलीस्ट कम से कम एक कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वो रोल नंबर्स आएंगे जिनकी प्रोजेक्ट आईडी नल नहीं है. अगर प्रोजेक्ट आईडी नल नहीं है तो इसका मतलब उनके पास प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट एलोकेटेड है, उन बच्चों के रोल नंबर्स आ जाएंगे और उन रोल नंबर्स को मैच करके हम यहाँ पे उन सारे बच्चों की डिटेल्स शो कर सकते हैं. So here I have not written the roll numbers manually. Instead I am taking the roll numbers from some other table, and that is the use case of in. Similarly, I don't want those students who are having some project. I want the name of students who are not having projects. So instead of in, what I can write is not in. So just ulta. Okay, so that is the use of not in. नॉट इन का यूज़ करके वो सारे बच्चे जिनका रोल नंबर प्रोजेक्ट में आ जाएगा उनको छोड़ के बाकी सारे रोल नंबर आ जाएंगे. ऐसे ही हमारे पास लाइक है. लाइक क्या करता है, इट मैचेस स्ट्रिंग पैटर्न.
तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रिंग पैटर्न. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू हैव ऑल दोज स्टूडेंट नेम्स हुज नेम स्टार्ट विद ए से जिनका नाम स्टार्ट होता हो. तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम like is the keyword here, and जिनका नाम like a percentage. So a percentage means starting with a. जो a से स्टार्ट हो रहे होंगे उनके सारे नाम आ जाएंगे. तो like is a keyword. So अगर हमें वो सारे बच्चों के नाम चाहिए जिनका नाम a पे एंड हो रहा हो, तो we can have percentage a ending with a. ऐसे ही अगर हमें उन बच्चों का नाम चाहिए जिनके नाम में कहीं पे भी हो a हो, चाहे पहले हो या बाद में हो या बीच में हो, तो वी कैन यूज परसेंटेज a परसेंटेज. ओके, सो व्हाट इज परसेंटेज? एनी अकरेंस ऑफ एनी लेटर एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, एनी नंबर ऑफ टाइम्स अकरेंस ऑफ एनी लेटर. Similarly, let's say I want the name of all student whose name started with A but having three letters only. So A underscore underscore, that is starting with A, having length 3. अंडरस्कोर का मतलब है any letter occurrence once, only once. परसेंटेज का मतलब है एनी नंबर ऑफ टाइम्स. अंडरस्कोर का मतलब है ओनली वन टाइम. सो बाय यूजिंग दिस अंडरस्कोर एंड परसेंटेज यू कैन मेक रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर मैचिंग अ स्ट्रिंग पैटर्न, एंड स्ट्रिंग पैटर्न विल बी मैच बाय यूजिंग लाइक. लेकिन अगर आपको यूज करना है पूरा का पूरा नाम, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, नेम इज इक्वल टू लेट्स से आशीष. अगर आपको पूरा का पूरा नाम मैच करना है तो इक्वल टू विल ऑल्सो वर्क इन एसक्यूएल. C++ में इक्वल टू मे नॉट वर्क, बट इन एसक्यूएल इक्वल टू विल वर्क. बट फॉर पैटर्न्स वी यूज लाइक एज अ कीवर्ड. आप इक्वल टू की जगह लाइक यूज करोगे तो लाइक भी वर्क करेगा. ठीक है, ये हमारे पास कुछ सेलेक्ट के क्लॉजेज हैं. देन वी हैव अर्थमेटिक ऑपरेशंस. arithmetic operations like, let's say I want to only see, I don't want to change the data, just I wanted to see what will be the salary of employees after 5% of increment. What is the salary of employees after the increment by 5%? Just wanted to see, I don't want to change my database. So what I can do is select employee name, salary, multiply by 1.05 as salary from let's say employee. So employee table से हमने name लिया और जो भी सैलरी आई उसको 1.05 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये क्या है, एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है. यहाँ पे हमने जो सैलरी लेट से 100 थी उसको 1.05 से मल्टीप्लाई किया और 105 सैलरी आ गई. और क्योंकि नेम कॉलम का ये रहेगा, हम उसको चेंज करना चाहते हैं बाय नेम सैलरी. सो हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया एज, जस्ट टू रीनेम द कॉलम नेम. Okay, so this will be arithmetic operation, and here you can have plus also, subtraction also, division also. And for concatenation of string, क्योंकि आप जो ये वाले ऑपरेशन यूज करोगे वो केवल न्यूमेरिक वैल्यूज पे यूज हो सकते हैं. अगर आपको कॉन्केटिनेशन करना है स्ट्रिंग का तो आप यूज करते हो डबल और. ये वाला, ये और वाला जो साइन होता है सी में, हम इसको यूज करते हैं फॉर कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग. फॉर एग्जांपल, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, कॉन्केटिनेट विद लास्ट नेम एज नेम फ्रॉम स्टूडेंट. हमने क्या किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्केटिनेट कर दिया और उसको एक कॉलम नेम दे दिया नेम, और
वो सेलेक्ट कर दिया, तो दिस विल कॉन्केटिनेट द टू स्ट्रिंग्स. ओके, दिस इज अर्थमेटिक ऑपरेशन. वी हैव ऑर्डर बाय क्लॉज. ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय टू अरेंज elements in ascending or descending order. ascending और descending order. बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग रहता है. अगर आप कोई भी ऑर्डर नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग रहेगा, और डिसेंडिंग करना है तो आपको लिखना पड़ेगा DESC. तो फॉर एग्जांपल सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, और आपको ये एम्प्लॉय कैसे चाहिए? लेट्स से ऑर्डर बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर. जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले आए. तो आपने क्या किया? ऑर्डर बाय सैलरी एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. एंड हियर यू कैन हैव more than one column also, like you can also write order by salary comma employee ID in descending order. Why I need two columns? Let's say there are 5 employees who are having same salary, सबकी सेम सैलरी है, तो अब उनको तो आप सैलरी के अकॉर्डिंग सॉर्ट नहीं कर सकते. तो इफ दिस इज सेम फॉर 2 or more rows, then we will sort according to employee ID. एम्प्लॉय आईडी जिसकी ज़्यादा होगी वो पहले आ जाएगा. तो दैट्स वाई वी कैन हैव 2 or more columns ऑल्सो. अगर मैं ये डिसेंडिंग नहीं लिखूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा. सो दिस इज ऑर्डर बाय क्लॉज. एंड अगर हमें वेयर क्लॉज लगाना है तो वेयर क्लॉज कम हियर. लेट्स से वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000. हमें सिर्फ उन्हीं लोगों की डिटेल चाहिए जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 10,000 हो, तो उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो. तो वेयर क्लॉज विल कम बिफोर ऑर्डर बाय. दिस इज ऑर्डर बाय क्लॉज. ओके, एंड लास्ट फॉर टुडे वी आर स्टडिंग एग्रीगेट फंक्शन. एग्रीगेट फंक्शन. So what are aggregate functions? Functions like min, max, then we have average, we have sum, then count. All these are aggregate functions. Aggregate function means they will aggregate the values of a column and give one value as a result. For example, if I write select minimum salary from employee, so it will give me one value out of all the salaries, and that one value will be the minimum salary. Similarly, I can have maximum salary also, or I can have average of all salaries also, or I can have all the salaries sum. Let's say some employer wanted to know how much salary they have to give for this month, then what they will do is sum all the salary. So these will give you one value by taking the series of values. And what is count? Count will give you the number of rows. So count asterisk will give you the number of rows, or count will count the number of rows. And out of all these values can be used with number column, numeric columns only, whereas count can be used on number और string column. ये दोनों पे काम कर जाएगा. For example, let's say if you write select minimum of name from employee, so minimum of name doesn't make any sense कि ये minimum of name क्या होता है. तो this is wrong. That's why minimum, maximum, average, sum can only be used with number columns. But what is count? It can be used on numeric or string columns. What you can do is select count salary from employee. So it will count the number of occurrence or number of rows. Or you can also use select count employee name
from employee, this is fine, this is fine. Or you can write like this also, count asterisk from employee. So what it will do is, it will count the all number of rows. Okay, let's see one thing more. Let's say you have this roll number and marks as a column, and here you have 1 2 3 4 and 5. Here marks are, let's say, 10 30 20 null and 15. If we find the minimum of marks, maximum of marks, let's say we find sum of marks, average of marks, and count of marks, and count of asterisks, what will be the answers? So minimum of marks is, all out of these, what is minimum? 10. Out of these, what is maximum? 30. So 30 is maximum. What is sum? So 10 plus 20 plus 30 plus 15. So this is 75. So sum is 75. Now comes the average. What is average? Whether the average will be 75 by 4 or 75 by 5. Let me tell you that average is internally implemented like this. So average of marks is nothing but sum of marks divided by count of marks. So count of marks is 1 2 3 and 4. Null is not counted here, so it is 4. So that's why this is 75 by 4. So you will get what you will get is 75 by 4, whatever is the answer for this. And in count asterisk, the number of rows are 5. So you will get 1 2 3 4 5. So that's why it is 5. So these are the answers for these questions. Now let's say if you write null plus 5, what it will give? Whether it gives 0 or 5 or null, it will give null, because null plus or minus or divide or multiply with anything will give you null only. Null is nothing but unspecified value. So null plus anything or null minus anything or null operator with anything will give you null only. So you must understand this. Okay. Now we are left with one more thing. Let's complete that also. Group by. So in order to group by values, group by means in order to find the values according to some groups. Instead of single values, you wanted to do using some groups. So group by is worked. So let's say it is used to display the records based on the groups by applying aggregate functions on it. Okay, we have to apply the aggregate functions on groups in order to find the values. Now there is one thing which you must understand. All the columns came in group by clause must be present in select clause. And second thing is, any column which is not present in group by clause must be available with aggregate function in select clause or should not be present.
these two things are very important actually. Why it is important? Let's understand that. If I write select something from, let's say, employee group by department, let's say if I write this, and here I write department comma salary, then it is an error. It is an error. Why it is an error? Because I have written all the columns come in group by clause must be present in select clause. तो जो हमारे पास डिपार्टमेंट में है, जो ग्रुप बाय क्लॉज में है डिपार्टमेंट, वो सेलेक्ट क्लॉज में होना चाहिए. ये तो फुलफिल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन सेकंड कंडीशन कह रही है कि एनी कॉलम विच इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रुप बाय क्लॉज मस्ट बी अवेलेबल विद एग्रीगेट फंक्शन और शुड नॉट बी अवेलेबल. तो यानी कि ये जो सैलरी वाला कॉलम है ये हमारा ग्रुप बाय क्लॉज में नहीं है, बट ये एग्रीगेट फंक्शन के साथ भी नहीं है. और या तो ये नहीं होना चाहिए, या तो होना नहीं चाहिए, या फिर ग्रुप बाय में होना चाहिए, या फिर ये सेलेक्ट में नहीं होना चाहिए, और सेलेक्ट में अगर है तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ होना चाहिए. तो प्रॉब्लम क्या होगी वो प्रॉब्लम समझ लो जरा एक मिनट. लेट से हमारे पास ये डिपार्टमेंट था और ये सैलरी था. इस एम्प्लॉय टेबल में और भी डेटा था, बट लेट्स कंसिडर दिस ओनली. सो व्हाट विल हैपन इज, लेट्स से डिपार्टमेंट इज D1, D2, D1, D2 एंड लेट्स से D1. ये हमारे पास डिपार्टमेंट है और हमने इसके अंदर कुछ सैलरी लिख दी 100, 200, 100, 150 और लेट्स से 250. ये हमने कुछ सैलरीज लिख दी. जब हम इसको ग्रुप बाय करेंगे डिपार्टमेंट के थ्रू तो ये हमारा डेटा कुछ इस तरह से बन जाएगा. ग्रुप बाय करने पे हमने क्या किया, डिपार्टमेंट और सैलरी शो कर रहे हैं. देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट शो करा और सैलरी शो करी. तो ये ग्रुप बाय करने के बाद D1 और D2, D1 एक साथ ग्रुप बाय हो गया और D2 एक साथ ग्रुप बाय हो गया. तो ये तो सिंगल वैल्यूज आ गई. लेकिन सैलरी के अंदर यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 250, ये वाली और ये वाली जो D1 की वैल्यू थी, और जो D2 की वैल्यू थी वो बची 200 एंड 150 आ गई. व्हाट इज दिस? दिस इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट विच इज वायलेशन ऑफ 1NF. ये 1NF का वायलेशन है, इसीलिए हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे. लेट्स से अगर हमने यहाँ पे लिखा होता, इस सैलरी की जगह हमने लिखा होता मिनिमम सैलरी, तो ये एग्रीगेट फंक्शन लग गया यहाँ पे मिनिमम. तो अब ये 3 वैल्यूज नहीं आती, यहाँ पे 100 आती, ये 2 नहीं आती, यहाँ पे 150 आती. एक ही वैल्यू आती मिनिमम लगा के, या मैक्सिमम लगाते तो भी एक ही वैल्यू आती, या काउंट लगाते तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आ जाता, क्योंकि हर एम्प्लॉय की कुछ ना कुछ सैलरी होगी. तो इसीलिए एग्रीगेट फंक्शंस लगाने ज़रूरी हैं. और देयर इज समथिंग कॉल्ड हैविंग क्लॉज. Having clause used to put some condition on group by के ऊपर कंडीशन लगाने के लिए यूज होता है. देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड वेयर. व्हाट इज द डिफरेंस? अगर हम वेयर और हैविंग को कंसिडर करें तो कंडीशन क्या है? देखो, वेयर भी कंडीशन के लिए यूज होता है और हैविंग भी कंडीशन के लिए यूज हो रहा है. लेकिन वेयर यूज हो रहा है कंडीशंस ऑन रोज, और यहाँ पे कंडीशन ऑन ग्रुप्स. ये ग्रुप्स के ऊपर कंडीशन लगाता है, ये रोज के ऊपर कंडीशन लगाता है. कैन नॉट यूज एग्रीगेट फंक्शन. एग्रीगेट फंक्शंस not allowed in where clause, whereas can use aggregate functions. तो हम aggregate functions having clause में यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जॉइंस वगैरह पढ़ेंगे. आप लोग इसको यहाँ तक रिव्यू कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस की शीट्स हम आपको देंगे DBMS की, उसको आप सॉल्व करके देख सकते हो.